तो आज तो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स ने एक दूसरे को छोड़ दिया, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का फंडा चलने नहीं वाला। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो में आगे तक बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वैसे रॉ के स्टार्ट होने से पहले हमें बैक स्टेज से दिखाया जाता है जहां रूसेफ शायद डोमिनिक मिस्टीरियो को धमकी दे रहे थे। तो अब रूसेफ को क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए तो वो डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे पड़ चुके हैं। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो की शक्ल भी देखने वाली थी। इसके बाद रॉ स्टार्ट होती है जहाँ सबसे पहले हमें कोडी रोड्स की एंट्री दिखाई जाती है। और अब क्योंकि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मैच क्राउन ज्वेल के लिए फिक्स हो चुका है तो ये दोनों सुपरस्टार्स अब हमें दोनों ब्रांड में शायद देखने को मिलने वाले हैं। कोडी रोड्स यहाँ अपनी वो रिंग को भी फ्लॉन्ट कर रहे थे जो उन्होंने सऊदी अरेबिया में जीती थी। वैसे जीती तो उन्होंने चैंपियनशिप थी, लेकिन सऊदी अरेबिया वालों ने उन्हें रिंग पकड़ा दी थी और वो चैंपियनशिप शायद अभी भी सऊदी अरेबिया के कॉफिन में गड़ी होगी। यहाँ कोडी रोड्स ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाते क्योंकि सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है जहाँ सेथ रॉलिंस अपनी विजन के साथ आए थे। यहाँ सेथ रॉलिंस का सबसे पहले तो कहना था कि वो तैयार हैं क्राउन ज्वेल के लिए क्योंकि समर स्लैम में कोडी रोड्स और उन्होंने साथ में ही चैंपियनशिप जीती थी। आज हमें सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही थी क्योंकि भले ही सेथ रॉलिंस हील हैं लेकिन यहाँ वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे थे, ना ही उन्होंने यहाँ कुछ उल्टा सीधा बोला कोडी रोड्स के लिए। अब यहाँ सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स से पूछते हैं कि भाई तू मेरे बारे में क्या सोचता है, जहाँ कोडी रोड्स को लगता है कि सेथ रॉलिंस अब कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं जो कि उन्हें होना नहीं चाहिए था। और यहाँ वो पॉल हेमन और ब्रॉन बेकर ब्रॉनसन रीड को मेंशन भी करते हैं जहाँ उनका कहना था कि अब तू इन चमचों के पीछे छुप रहा है। जिसके बाद वो सेथ रॉलिंस और उनकी हिस्ट्री भी याद दिलाते हैं जहां रेसलमेनिया 40 में उन्होंने कोडी रोड्स की मदद करी थी। वैसे आज सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स की वो वॉच पहन कर आए थे जो कि उन्होंने रेसलमेनिया 40 में उन्हें दी थी, जहां उनका कहना था कि भाई मैंने अभी तक ये वॉच पहनी नहीं थी और आज वो इसीलिए इसे पहन कर आए हैं ताकि वो कोडी रोड्स से पूछ सकें कि इसका कोई मतलब भी था या नहीं। यहाँ सेथ रॉलिंस का इनडायरेक्टली मतलब था कि कोडी रोड्स ने अपना काम निकलवाने के लिए सेथ रॉलिंस को पटाने के लिए गिफ्ट दिया था क्योंकि वो मदद कर रहे थे कोडी रोड्स की रोमन रेंस और रॉक से बैटल करने के लिए। अब यहाँ सेथ रॉलिंस का कहना था कि भाई जंगल में एक ही शेर हो सकता है, या तो तू हमारे साथ आ जा या फिर हम तेरे खिलाफ चले जाएंगे। पर कोडी रोड्स यहाँ सिंपल सा रिप्लाई देकर निकल लेते हैं जहाँ उनका कहना था कि अब तक हमारे बीच में 3 मैचेस हुए हैं जो कि 1-on-1 मैच थे, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि क्राउन ज्वेल में सेथ रॉलिंस अकेले आएंगे या फिर उनके चमचे भी उनके साथ होंगे। और यहाँ वो उन्हें ये भी याद दिलाते हैं कि अब तक हमारे 3 मैचेस में से कितने मैच तूने जीत लिए। अब यहाँ कोडी रोड्स के इस सवाल का जवाब शायद सेथ रॉलिंस के पास भी नहीं था क्योंकि वो तीनों मैचेस हारे थे। वैसे कोडी रोड्स इसके बाद यहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड उनके रास्ते में खड़े थे, लेकिन फिलहाल के लिए तो सेथ रॉलिंस उन्हें हटा देते हैं। पर शायद ज़्यादा टाइम तक कोडी रोड्स धुलाई से बच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हमें एक ऊसोस का सेगमेंट दिखाया जाता है जहां फिर से इनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। यहां जिमी ऊसो जे ऊसो से कहते हैं कि उन्होंने एडम पेयर्स से बात करके विजन के साथ एक और मैच ले लिया है जो कि हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ एडम पेयर्स ने जे ऊसो और एले नाइट का मैच भी फिक्स कर दिया है और ये मैच आज की रॉ में ही होगा। ये मैच शायद जे ऊसो ने फिक्स करवाया था और जिमी ऊसो को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उनके हिसाब से जे ऊसो इंजर्ड है और उन्हें इस मैच में होना नहीं चाहिए। पर इसके बाद जे ऊसो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला जाते हैं जहां वो कहते हैं कि अगर एले नाइट नहीं होता तो शायद वो विजन को हरा देते और अगर रेसलपलूजा में जिमी ऊसो ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड को एले नाइट को बजाने से नहीं रोकते तो शायद वो विनर होते। तो फिलहाल देखकर तो यही लग रहा है कि जे ऊसो और जिमी ऊसो का शायद बहुत जल्दी ब्रेकअप होने वाला है। वैसे इसके बाद नेक्स्ट हमें पेंटा, वॉर राइडर्स, न्यू डे और ग्रेसन वॉलर का टैग टीम मैच देखने को मिलता है। वैसे फिलहाल ये पेंटा और न्यू डे वाली स्टोरी लाइन भले ही बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रही है लेकिन ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था। इस मैच में WWE ने बहुत खतरनाक से स्पॉट डाले थे। यहाँ टेबल्स और वेपन्स का भी यूज़ हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ कुछ अच्छे स्पॉट्स की बात करें तो पहले तो कोफी किंगस्टन रिंग के बाहर टेबल लगाकर पेंटा के ऊपर ही कूद जाते हैं, जिसके बाद रिंग में पेंटा कोफी किंगस्टन को टेबल पर फेंकते हैं। लेकिन बात करें मैच के एंड की तो हमें एक बहुत खतरनाक सा मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर देखने को मिलता है जो कि पेंटा ग्रेसन वॉलर को टॉप रोप से लगाते हैं। और भाई ये देखने में ही इतना खतरनाक लग रहा था जहां ग्रेसन वॉलर की हालत खराब हो चुकी थी, जिसके बाद वो पिन हो जाते हैं और इस मैच में वॉर राइडर्स और पेंटा की जीत हो जाती है। नेक्स्ट हमें जजमेंट डे का एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां बेचारे डोमिनिक मिस्टीरियो अभी भी रूसेफ से भाग रहे हैं। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर से कहते हैं कि भाई तू मेरी हेल्प कर क्योंकि रूसेफ मेरे पीछे पड़ा है।
पर यहाँ क्योंकि फिन बेलर पहले से ही डोमिनिक मिस्टीरियो से भरे पड़े हैं तो वो कहते हैं कि तुझे एल ग्रांडे अमेरिकानो से मदद मांगनी चाहिए। जिसके बाद फिन बेलर तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेडी मैकडोना फंस जाते हैं क्योंकि रोक्सेन परेज और डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों मिलकर जेडी मैकडोना को मना लेते हैं। वैसे शॉकिंगली डोमिनिक मिस्टीरियो पहले ही जेडी मैकडोना और रूसेफ का मैच फिक्स करा कर आए थे, तो शायद उन्हें पता था कि फिन बेलर उनकी मदद नहीं करेंगे। वैसे इसी के साथ हमें लायरा वल्कीरिया और बेली भी बैक स्टेज से देखने को मिलती हैं और आज रोक्सेन परेज और बेली का मैच होने वाला है। तो यहाँ बेली लायरा वल्कीरिया से रिंग साइड पर रहने को कहती हैं, पर शायद लायरा वल्कीरिया बहुत ज़्यादा शौक में थी लास्ट वीक जो उनके साथ हुआ था, पर स्टिल वो यहाँ अग्री कर जाती हैं। इसके बाद क्राउड से हमें पॉल हेमन का भी एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप देखने को मिलता है, जहां बायरन सेक्सटन पॉल हेमन से ब्रॉक लेसलर के साथ उनकी नई नई रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। पर यहाँ पॉल हेमन घुमा फिरा के फिर से सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के क्राउन जूल के मैच पे आ जाते हैं। पता नहीं पॉल हेमन ब्रॉक लेसलर और उनके रिलेशनशिप के बारे में फिलहाल कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, शायद यहाँ कोई खिचड़ी पकाई जा रही है। नेक्स्ट हमें लायरा और बेली का मैच देखने को मिलता है, जहां ये मैच तो ठीक ठाक ही था। बाकी इस मैच के एंड में भसड़ हो जाती है क्योंकि लायरा वल्कीरिया और रकेल रॉड्रिगेज एक दूसरे में ही बैठ जाते हैं, जिससे रोक्सेन परेज यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और बेली को इसका फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ वो पहले तो रोक्सेन परेज को बहुत बुरी तरह से बजाती हैं और रोज प्लांट के साथ उनकी यहाँ विक्ट्री हो जाती है। वैसे विक्ट्री के बाद लायरा वल्कीरिया बेली को हक करती हैं, लेकिन बेली उन्हें धक्का दे देती हैं और यहाँ लग रहा था कि वो अब शायद लायरा वल्कीरिया पर अटैक करेंगी, लेकिन इसके बाद वो अपने होश में आकर वहाँ से निकल लेती हैं। बेचारी लायरा वल्कीरिया अभी भी शौक में होंगी कि उनके साथ हो क्या रहा है। बैक स्टेज से इसके बाद हमें जिमी ऊसो और कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पहले तो कोडी रोड्स जिमी ऊसो से मिलते हैं और जे ऊसो के बारे में पूछते हैं। जिमी ऊसो बताते हैं कि भाई वो तो फिलहाल मुझसे भी बात नहीं कर रहा। अब यहाँ कोडी रोड्स मुद्दे को संभालने की कोशिश करते हैं और वो जे ऊसो के पास जाते हैं। यहाँ कोडी रोड्स की तरफ से हमें थोड़ी बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, जिसके बाद जे ऊसो उन्हें थैंक्स कहते हैं। देखते हैं कोडी रोड्स की मोटिवेशनल स्पीच जे ऊसो के कितने काम आती है। नेक्स्ट मैच होता है रूसेव और जेडी मैकडोना के बीच में। ये मैच ज़्यादा लंबा तो नहीं चलता और यहाँ एकोलेड में फंसाकर जेडी मैकडोना को रूसेव टैप आउट करवा देते हैं। लेकिन जब जेडी मैकडोना को रूसेव एकोलेड में फंसाकर रख रहे थे तो डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में नहीं जा रहे थे, क्योंकि शायद उनकी रूसेव से बहुत बुरी तरह से फट रही थी। जिसके बाद फिन बेलर जेडी मैकडोना की मदद करने के लिए आते हैं, जहां वो पहले तो रूसेव को बजा बजू के वहां से भगाते हैं। जिसके बाद शायद डोमिनिक मिस्टीरियो को लगता है कि अब उन्हें जेडी मैकडोना की मदद करनी चाहिए, पर फिन बेलर यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि जेडी मैकडोना को डोमिनिक मिस्टीरियो ने फंसा दिया। बेचारे जेडी मैकडोना ने तो डोमिनिक मिस्टीरियो की मदद कर दी, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने उनकी मदद नहीं करी। अगली बार शायद वो डोमिनिक मिस्टीरियो की मदद करने से पहले 100 बार सोचेंगे। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से ऑस्का, इयो स्काई और कायरी जेन का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां इयो स्काई ऑस्का से बोलती हैं कि भाई तुझे रेहा रिप्ली के साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहले तो ऑस्का इयो स्काई से कहती हैं कि भाई मुझे एडवाइस नहीं चाहिए उस बंदी से जो हार गई थी, और यहाँ उनका प्लान है रेहा रिप्ली को रिस्पेक्ट क्या होती है ये सिखाने का, इसीलिए वो मैच तो करने वाली हैं। जिसके बाद हमें एलए नाइट और जे ऊसो का मैच भी देखने को मिलता है। यहाँ जे ऊसो मैच के स्टार्ट होने का वेट भी नहीं करते और सीधा जाकर एलए नाइट पर अटैक कर देते हैं। अब ये मैच तो यहाँ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर यहाँ आकर एलए नाइट और जे ऊसो पर अटैक करने का ट्राई कर रहे थे, पर एलए नाइट अकेले ही ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर से भिड़ जाते हैं, जिसका बाद में उन्हें नुकसान भी हो जाता है क्योंकि जे ऊसो उन्हें पिन करके मैच को जीत जाते हैं। वैसे इसके बाद जे ऊसो तो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन विजन अब पीटने वाली थी एलए नाइट को। जिसके बाद जिमी ऊसो आते हैं, जो कि जे ऊसो से एलए नाइट की हेल्प करने को कहते हैं, पर जे ऊसो एलए नाइट की हेल्प क्यों ही करेंगे। यहाँ जे ऊसो तो चले जाते हैं, पर जिमी ऊसो को मुद्दे को संभालना पड़ता है। जिसके बाद वो चेयर लेकर रिंग में जाते हैं और विजन को अटैक करने नहीं देते। वैसे ये जे ऊसो और एलए नाइट के चक्कर में जिमी ऊसो बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं। इसके बाद हमें एक सेगमेंट इयो स्काई और रेहा रिप्ली का भी दिखाया जाता है, जहां इस बार इयो स्काई रेहा रिप्ली से बैकआउट करने को कह रही थी, पर यहाँ रेहा रिप्ली भी मैच से बैकआउट करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उल्टा वो यहाँ इयो स्काई को ही एडवाइस दे रही थी कि ऑस्का से उन्हें दूर रहना चाहिए। जिसके बाद इयो स्काई यहाँ रेहा रिप्ली पर ही भड़क जाती हैं। नेक्स्ट हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है रेहा रिप्ली और ऑस्का के बीच में। अब ये मैच तो ठीक ठाक था, लेकिन इस मैच के बाद जो होने वाला था शायद इसीलिए WWE ने इसे मेन इवेंट में रखा था। मैच के एंड में कायरी जेन रेहा रिप्ली पर अटैक करने जा रही थी, लेकिन यहाँ रेहा रिप्ली तो हट जाती हैं और ऑस्का और कायरी जेन ही एक दूसरे में भिड़ जाती हैं। अब यहाँ इसका फ़ायदा रेहा रिप्ली को मिल जाता है और वो ऑस्का को पिन करके मैच को जीत जाती हैं। अब यहाँ ऑस्का बहुत बुरी तरह से भड़क चुकी थी।
जिसके बाद पहले तो वो रेहा रिप्ली को मिस्ट मारती हैं और कायरी जेन और ऑस्का दोनों मिलकर रेहा रिप्ली के ऊपर अटैक करते हैं। अब यहाँ रेहा रिप्ली को बचाने के लिए ईओ स्काई की एंट्री होती है, जिसके बाद लग रहा था कि शायद ऑस्का और ईओ स्काई दोनों एक साथ इस सेम पेज पर आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ अचानक से ऑस्का ईओ स्काई के ऊपर ही अटैक कर देती हैं। तो फाइनली जाकर ऑस्का ने ईओ स्काई के ऊपर टर्न कर ही लिया, जो कि WWE इतने टाइम से टीज कर रही थी। वैसे ऑस्का की तरह शायद कायरी जेन अभी तक पूरी तरह से हील नहीं बनी है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो ईओ स्काई पर अटैक नहीं करना चाहती। देखते हैं अब ईओ स्काई ऑस्का के इस अटैक का रिप्लाई कैसे देने वाली हैं। वैसे WWE ने क्राउन ज्वेल ऑस्ट्रेलिया पेपर व्यू का पोस्टर रिलीज कर दिया है, जहां हमें जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रेहा रिप्ली के साथ साथ रोमन रेंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो WWE ने रोमन रेंस को पोस्टर पर डाला है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि रोमन रेंस भी हमें क्राउन ज्वेल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल तो रोमन रेंस अपनी मूवी की शूट पर हैं और बताया जा रहा है कि वो नेक्स्ट मंथ रिटर्न करेंगे। देखते हैं रोमन रेंस सच में क्राउन ज्वेल ऑस्ट्रेलिया पेपर व्यू में होने वाले हैं या नहीं, या फिर WWE बस प्रमोशन के हिसाब से उनका यूज कर रही है। बाकी आज की रॉ में हमें ज्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला इसी शॉकिंग टर्न के अलावा। कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।